नमस्कार साथियों, आज फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। आज का टॉपिक तो आप देख ही रहे होंगे, सामने दिख रहा है आपको। भारत में पढ़ने वाले हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। ये प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक है, ठीक है। अभी हम सीक्वेंस से आपको बिल्कुल क्रम से भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं। उसमें प्राचीन इतिहास का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम मगध का उत्कर्ष और जो धर्म से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात, हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें जो मगध का उत्कर्ष है वहाँ से लेकर पूरा जो हर्यक वंश है उसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। बहुत गहराई से हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत एकाग्रता से और क्रम से पढ़ा रहे हैं। अगर आप क्रम से पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप इतिहास से कभी भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। अगर आपने यहाँ पर इतिहास पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना है इतिहास को क्रम से, ना कि ऐसा कि एक वीडियो देखा इसके बाद कोई वीडियो ना देखा, है ना। तो इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। तो टॉपिक आप देख ही रहे हैं, टॉपिक लगा हुआ है भारत पर विदेशी आक्रमण। तो मगध के उत्कर्ष पर हर्यक वंश को ख़त्म कर चुके थे। हर्यक वंश के बाद जो वंश लगना है, उसकी स्थापना होने है, उसका नाम है मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना करने से पहले हमको ये विदेशी आक्रमण पढ़ना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो ये वाला टॉपिक मैं अभी नहीं लगाता, बाद में लगा देता। लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि जो हर्यक वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है भारत पर या मगध पर, तो उसमें कुछ विदेशी आक्रमणों का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी बहुत बड़ा रोल इसलिए होता है क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य और इसके पीछे की कहानी जो भी है वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक पढ़ना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना होने से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए उनका कहीं ना कहीं रोल है इस साम्राज्य की, मौर्य वंश की स्थापना होने में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी कोशिश है कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएं और हमारा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस इतना है कि आप एकाग्रता से पढ़िए। अगर एकाग्रता से पढ़ते हैं आप तो हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपको इतिहास 100% समझ में आ जाएगा। इतिहास एक समझ का विषय है, ना कि कोई रटने का विषय है। ये थ्योरी बहुत बड़ी है, इसके पीछे थ्योरी को आप पढ़ेंगे या रटेंगे कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ समझिए, कहानी टाइप में समझिए, और समझ के इतिहास के क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं अपलोड करता हूँ, उसको लगाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक पर। टॉपिक देख रहे हैं आप, भारत में विदेशी आक्रमण का टॉपिक लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं, यहाँ लिखा भारत में एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। ये हमने वैदिक सभ्यता में पहले पढ़ाया था। और जैसे ही एक ईरान का कोई ग्रंथ हुआ करता था जिसका नाम था जिंदा अविस्ता। ध्यान से समझना, जैसे भारत का एक प्राचीनतम वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद, उसी टाइप का एक ईरान का वेद था या ग्रंथ था जिसका नाम था जिंदा अवस्था। इन दोनों में एक प्रकार से समानता थी, है ना। इन दोनों में एक प्रकार से समानता थी। इतिहास युद्ध कहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऋग्वेद था और जो जिंदा अवस्था था, ये दोनों वेद एक प्रकार से समान हुआ करते थे। अब समान होने का कारण ये है, या तो पहले ये ऋग्वेद बन गया होगा या पहले ये जिंदा अवस्था बन गया। जिंदा अवस्था बना तो उसकी कॉपी ऋग्वेद में हो गई, और ऋग्वेद बना अगर पहले तो उसकी कॉपी जिंदा अवस्था में हो गई। ऐसा तो हुआ ही होगा। जब दोनों समान है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से वहाँ कॉपी गया होगा, 100% गया होगा। अगर दोनों डिफरेंट होते तो हम ये कह सकते थे कि दोनों डिफरेंट हैं, तो कह सकते थे कि मान लो कि वो अलग है और ये अलग है। लेकिन दोनों अगर समान हैं, मतलब कि 60% अगर समान है, तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे का कॉपी हुआ है। तो कॉपी किसका हुआ है? कॉपी हुआ है ऋग्वेद का। ऋग्वेद से ही सेम मिलकर बना है, मतलब कि उसका ही बहुत कुछ लिया गया है और वो जिंदा अवस्था में रख दिया गया है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि जैसे जो अपना ऋग्वेद है, यानी कि अपना वेद है, वो लगभग उस ईरान का वेद और ऋग्वेद, ईरान के वेद का नाम है जिंदावस्था और अपने जो भारतीय वेद है वो ऋग्वेद। एक प्रकार से दोनों में सिमिलरिटी थी, एक प्रकार से समानता थी। समानता का उदाहरण अगर कहा जाए तो समानता के उदाहरण जैसा था कि जैसे भारत का जो वेद था वहाँ अपने एक देवता होते थे, जैसे इंद्र देवता, है ना। तो इंद्र देवता को ईरान के जो जिंदावस्था ग्रंथ है उसमें इंद्र ही कहते थे, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें मिली जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में समान हैं। वायु के देवता अपने भारत के ग्रंथ में है, ऋग्वेद वाले में भी मिलते, तो यहाँ भी वायु का नाम मिलता। इसके बाद जैसे वहाँ कोई अपने यहाँ एक वैदिक सभ्यता में पढ़ा होगा, मित्र देवता थे, तो वहाँ मित्र देवता को मिध्र देवता कहते थे, है ना। जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो ऋग्वेद में यम देवता थे, तो वहाँ यम देवता को ईमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईमा। लेकिन आपस में जो अर्थ उनके अगर निकाले जाए तो वो समान थे। भाषा अलग थी लेकिन अर्थ समान थे।
अब अर्थ जब चीज़ के समान निकले हैं तो समझ सकते हैं कि दोनों में आपस में लिखा जो है वो कहीं ना कहीं समान है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे इसको बताने के पीछे का कारण ये है कि अपने जो देखा जाए वैदिक सभ्यता के टाइम पर अपने और ईरान के बहुत अच्छे संबंध चलते थे, तभी तो ये चीज़ें समान हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जहाँ जिस चीज़ से संबंध चलते हैं, जिस देश से संबंध चले हैं आज से लेकर इतिहास में, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो ही युद्ध का कारण बनते हैं। समझ सकते हैं, जिससे आप अगर एकदम अच्छी मित्रता रखते हैं, एकदम नज़दीकी मित्रता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे संबंध बिगड़ने के ज़्यादा चांस उसी से होते हैं। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ईरान के और भारत के बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, ये सभी तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारतीय समय में भारत और ईरान के संबंध अच्छे थे। वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अच्छे थे, तभी तो ये धार्मिक चीज़ें हमको समान मिल रही हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखा जाए अगर तो जैसे विद्वानों के विचार रहे, सारी चीज़ें रहीं, समानता मिली। इसके बाद लगभग 1400 ईसा पूर्व के एक शिलालेख मिला था, जिसका नाम था बोगाजकोई शिलालेख। इसमें देवताओं के नामों का उल्लेख था, जो अपने भारतीय देवता हैं उसमें उनका उल्लेख था। और जो बोगाजकोई अभिलेख है वो ईरान तरफ से मिला था, है ना। तो कह सकते हैं कि इसमें भी समानता यहाँ देखने को मिल रही है। इसके बाद ईरानी जो लोग थे वो सा शब्द का उच्चारण कम करते थे, लेकिन इसके स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे अपने वैदिक सभ्यता में जो आर्य भारत में आए, वो पूछा जाता कहाँ से आए, तो हम बताते हैं सप्त सिंधु प्रदेश से। लेकिन कई ग्रंथों में देखा गया उनके ग्रंथों में लिखा है हप्त सिंधु प्रदेश से, यानी सा की जगह उन्होंने क्या प्रयोग किया, हा का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद सोम देवता, है ना, सोम देवता अपने भारतीय वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है, सोम देवता का उल्लेख। लेकिन उनके अगर ग्रंथों में देखा जाए तो होम देवता का उल्लेख मिलता है ना। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, और ये चीज़ें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ईरान में और भारत में वैदिक सभ्यता के टाइम पर बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। उन्हीं संबंधों के ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। इसके आगे चलते हैं। 7वीं सदी यानी ईसा पूर्व से पहले भारत और बेबीलोन के बीच व्यापारिक जो संबंध थे वो ईरान की खाड़ी के रास्ते होता था। यानी कि ईरान की खाड़ी, सीधी सी बात है, ईरान आपको बता दें, थोड़ा सा ईरान का नक्शा बता देते हैं आपको। ये वाला हिस्सा कहलाता है जैसे भारत का, है ना, थोड़ा समझिए आप। ये लग जाता पाकिस्तान, ये लग जाता अफ़गानिस्तान, और ये लग जाता फिर ईरान, है ना। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से खाड़ी के ज़रिए यहाँ पर आया जाता था, तो ये कहलाता था, यहाँ जो क्षेत्र था वो ईरान की खाड़ी कहलाती थी। फिर यहाँ आए तो अफ़गानिस्तान की खाड़ी लग जाती है, अफ़गानिस्तान तो ऊपर था, यहाँ लगता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का तट लग जाता था, है ना। तो इस प्रकार से अपने भारत के और ईरान के संबंध चलते थे। कब देखा जाए तो 700 ईसा पूर्व में, जब भारत में देखा जाए तो वैदिक सभ्यता का टाइम, उत्तर वैदिक काल चल रहा था, लगभग देखा जाए तो वैदिक सभ्यता ही समाप्त हो रही थी एक प्रकार से, है ना। फिर वेदों का उदय होता, धर्मों का उदय होता है, धर्मों के बाद जैसे महावीर स्वामी, इन सब चीज़ों का, फिर मगध का उत्कर्ष तो बाद में आया। मगध का जब उत्कर्ष चल रहा है, एक बात और बता दें, जब हर्यक वंश खत्म होता है, जब मौर्य वंश की नींव डली है, तब यहीं से एक कोई राजा निकल के आता है जो भारत में आक्रमण करता है। तो बस हम उसी राजा को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इतना पीछे हम आपको ले जा रहे हैं कि वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो राजा था वो आया कहाँ से था, उसकी जड़ क्या है, उसका मतलब कि उससे संबंध कैसे थे, क्या खराबी हुई, क्या मतलब ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड उसका पढ़ रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड का वीडियो है लगभग, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ईरान में एक उसी समय ईरान में एक हकामनी साम्राज्य की स्थापना होती है। हकामनी साम्राज्य, है ना, उस साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सायरस प्रथम, है ना। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बैकग्राउंड मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतिहास में बहुत डिस्टर्ब लिखा हुआ है। कहीं कोई राजा आता है, कोई जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है अपनी लोकल की जो किताब में, तो इनका बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलेगा नाम निशान। जो अपना राजा युद्ध करता है मौर्य साम्राज्य में, जिसका नाम होता है, जो भी नाम हम आपको आगे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा इसके आगे, वो जो राजा होता है तो लोकल की जो किताबें होती हैं उस राजा की ही नाम नहीं लिखते, है ना। तो ये मैं तो बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस करके नोट्स बनाए रखे हैं, उनसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप समझिए एकाग्रता से, ठीक है। ईरान का एक राजा ईरान में एक वंश की स्थापना होती है, हकामनी साम्राज्य की स्थापना। उस साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था सायरस प्रथम, जिसने 558 से लेकर 553 ईसा पूर्व तक राज्य किया। कहाँ पर? ईरान में। अब जब ईरान में उसने राज्य किया तो ईरान का एक शहर था जिसका नाम था बैक्टीरिया, एक शहर था मीडिया, एक शहर था बेबीलोनिया और एक शहर था असीरिया। इन 4 शहरों को जीतता गया, वो इतना शक्तिशाली होता गया, मतलब, ठीक है। तो इसको कहने लगे उस समय का, ऐसा कहा जाता है कि उस समय एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा ये कहलाने लगा। भैया ये कहलाने लगा क्योंकि इसने इतने सारे क्षेत्र जीत लिए, लेकिन अपने ही क्षेत्र जीत रहा था, कोई भारत में नहीं आ रहा था अभी, है ना। तो अभी नहीं समझ सकते कि कोई भारत में आया जी वाला राजा। तो एक प्रकार से उस समय इतना कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। वैदिक इस सभ्यता के समय में जब भारत में चल रही थी तो दुनिया में ऐसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं निकल रहा था। ये वाला निकला तो इसको एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कह दिया, लेकिन होगा अपने क्षेत्र का, है ना।
यहाँ भारत आएगा तो फिर वो बात अलग हो जाती है, भारत की तो कहानी अलग बन जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके आगे सब पढ़ेंगे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने जीती। अब उसने जीतने के बाद उसने क्या कहा, क्या सोचा कि जो ईरान का तट है जिसका नाम मकरान तट, मकरान तट से भारत और इसके व्यापार होते रहते थे। तो इसने सोचा कि मकरान तट के हिस्से होते हुए भारत पहुंचने की इसने कोशिश की, है ना। भारत पहुंचने की कोशिश की तो अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है काबुल। काबुल, ये काबुल तक ही पहुंच पाता है। और काबुल में कहीं लोकल जनजाति के एक जैसी जनजातियां होती थी पहले, खूंखार जनजातियां, जंगली जनजातियां मिलती थी, उनसे कहीं ऐसा युद्ध हो जाता है तो उनसे डरा भक्के जैसे भी जान बचा के फिर वापस लौट जाता है। और इसका यहीं से इतिहास में इसका कोई नाम नहीं मिलता है। याद रखना, किसका? साइरस प्रथम का। इसने थोड़ा सा आने की कोशिश की भारत में, लेकिन भारत आते आते ये काबुल का जो क्षेत्र है, जंगली इलाका में कोई इसका युद्ध होता है कोई जंगली जनजातियों से, तो वहाँ पर से ये मान लो अपनी जान बचा के लौट ही जाता है। एक प्रकार से यहाँ से इतिहास में इसका कोई नाम नहीं मिलता, तो कह सकते हैं इसकी कहानी खत्म। इसके बाद यहाँ एक इतिहासकार है जिसका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कहता है कि ये भारत जा ही नहीं पाया, एक प्रकार से असफल हो गया। लेकिन काबुल तक इसने लगभग शासन कर लिया था, है ना। भारत बहुत दूर है अभी, है ना। काबुल तक इसने शासन कर लिया था, तो कह सकते हैं भारत तो युद्ध करने में असफल हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसके आगे पढ़ते हैं हम, समझिए आप एकाग्रता से समझिए। साइरस जो था, यहाँ लिखा भी गया है, हमने बताया है, साइरस जो था, साइरस को इस आक्रमण का विचार छोड़ना पड़ा। हमने वही बताया कि भारत का आक्रमण का विचार छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ लोकल जनजाति से युद्ध होता है तो वहाँ लड़ता है, फिर इसके बाद लौट जाता है। तो इसने विचार बदल दिया था कि अब भारत नहीं जाएंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है, हालांकि वह काबुल घाटी तक का वन क्षेत्र विजित कर चुका था। वन क्षेत्र यानी कि कुछ जंगली इलाका जीत चुका था, भले जीत चुका हो लेकिन भारत नहीं आया था। इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम है कैम्बिसेज। ये एक अयोग्य राजा होता है, अयोग्य मतलब कुछ करने लायक ना हो। इसके बाद इसका एक और उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था डेरियस, यानी इसका नाम एक और चलता है दारा प्रथम है। दारा सिकोही की कहानी अलग है, ये दारा प्रथम है। दारा सिकोही एक अलग व्यक्ति हो जाता है जो आधुनिक भारत में उसका नाम मिलता है, एक कोई अंग्रेज को मारता है और उसकी कहानी अलग है। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वो बताएंगे। अभी इसका नाम है दारा फर्स्ट यानी दारा प्रथम। इसके कई उल्लेख मिलते हैं, मान लो कि ऐसे कई अभिलेख मिलते हैं, जैसे यहाँ लिखा है बेहिस्तून का अभिलेख, पारसीपोलिस अभिलेख, नक्शे रुस्तम का अभिलेख। ये 3 अभिलेख इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये अफगानिस्तान तरफ के अभिलेख हैं। इनमें लिखा जाता है कि इसने गांधार को भी जीत लिया था और ये पाकिस्तान तक का पंजाब भी जीत चुका था। पाकिस्तान तक का पंजाब भी जीत चुका था, यानी पाकिस्तान का पंजाब भारत का हिस्सा ही हुआ करता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत तो पहुँच ही गया, लेकिन प्रॉपर भारत नहीं पहुँचा, है ना। तो कह सकते हैं इसमें हम कि ये पंजाब तक के हिस्से में पहुँच गया था, हैं। इसके बाद कह सकते हैं हम जैसे कि ये पंजाब वाला क्षेत्र तो इसने विजित कर लिया था, मतलब पंजाब का जो हिस्सा है पाकिस्तान में भी आता और भारत में भी आता, लेकिन भारत का हिस्सा पहले पाकिस्तान भी हुआ करता था और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा हुआ करता था। तो कह सकते हैं हम कि उसने काबुल जीता और सिंधु घाटी का क्षेत्र भी जीता, यहाँ जो राजा आए ईरान से, और पंजाब तक भी पहुँच गए अब, है ना। तो कह सकते हैं कि भारत ही आ गए, लेकिन प्रॉपर भारत नहीं पहुँच पाए। अब इसके बाद यहाँ लिखा है सिंधु घाटी तक का क्षेत्र भी इसने जीत लिया, है ना। लेकिन यहाँ से केवल वो अपनी जान बचाकर काबुल घाटी से क्षेत्र जीतकर वापस लौट जाता। यहाँ से थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, यहाँ सिंधु तक के क्षेत्र को विजित कर चुका था। सिंधु तक के क्षेत्र को मतलब पाकिस्तान तक प्रॉपर आ चुका था, आज के पाकिस्तान तक आ चुका था, उस समय के भारत तक आ चुका था, ठीक है। इसके बाद एक इतिहासकार है ना, इसने लिखा है जो डेरियस था, डेरियस के 20 प्रांतों में भारत का जो प्रांत था वो आखिरी था। यानी डेरियस जो राजा था जो अभी आ रहा था पंजाब जीतता होगा, इसका टारगेट था कि हमको भारत भी जीतना है, मतलब आखिरी टारगेट अगर इसने बनाया था तो वो बनाया था क्या, भारत को जीतना, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है कि मान लो कि भारतवासी जो होते थे वो भारतवासी अपने साम्राज्य में अत्यधिक कर देते थे, मतलब जो वहाँ लोकल राजा होते थे वो उनको अधिक से अधिक कर देते थे। तो मान लो कि कहा जाए कि इस जो भारत क्षेत्र है इसको सोने की चिड़िया कह सकते हैं, वो उस समय हुआ करता था, आज के समय नहीं है। उस समय कारण थे कि अच्छा आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी होती थी, जो कृषि के क्षेत्र थे वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं चल रहा था जो अपने भारत में चल रहा था। लगभग सभी प्रकार के जो भी विदेशी लोग थे वो भारत में आके व्यापार करते थे, बेचते थे, सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल चल रहा था। तो उस समय आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हो रहा था भारत में, तो लगभग भारत के लोग अच्छा व्यापार करते थे, तो अच्छा कर भी देते थे, अच्छा कर देते थे। तो लोग जो भी राजा होते थे विदेशों के, वो उनका एक प्रकार से लालच रहता था कि मैं इस देश को जीत लूँ, यहाँ से अच्छा कर भी मिलता है, ये सोने की चिड़िया भी कहलाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं यहाँ अच्छा व्यापार है, इस देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जा रही है, एक प्रकार से विकास की। तो कहीं ना कहीं अधिक जो क्षेत्र के राजा थे लोकल के
मान लो कि जैसे ईरान के हो गए, यहाँ विदेशों के जो आक्रमण हुए इसी वजह से हुए कि वो चाहते थे कि ये जो देश है इसको मैं जीत लूँ। सभी जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनका एक ही आखिरी टारगेट होता था कि मैं इस देश को जीत लूँ, लेकिन जीत नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल पड़ जाता था, है ना। यहाँ से देखते हैं थोड़ा आगे, यही बात जो थी कि अधिक तक कर देते थे लोग यहाँ के, तो यही बात डेरियस को भारत की तरफ अधिक आकर्षित कर रही थी कि मैं इस क्षेत्र को जीत लूँ। लेकिन डेरियस प्रथम के पास भारतीय सेना भी थी कुछ, लेकिन फिर क्या डेरियस को क्या लगा कि यूनान को जीतना चाहता था। डेरियस जो था यूनान को जीतना चाहता था। अब भारत को छोड़ उसने यूनान पर थोड़ा सा निगाह लगाई कि मैं यूनान को भी जीत लूँ, फिर इसके बाद भारत को विजित कर लूँगा, जीत लूँगा। तो यूनान का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर महान। अब बात आती है बहुत खतरनाक वाले राजाओं में, क्योंकि एक तो ये डेरियस हो गया और एक हो गया यूनान का मकदोनिया का राजा जिसका नाम था सिकंदर महान। ये भी बहुत बड़ा महान था, ये तो दुनिया को जीतना चाहता था और वो ऐसा डेरियस चाहते थे कि हम भी दुनिया को जीते कहीं ना कहीं। तो ऐसा सिस्टम चल रहा था। अब दोनों आपस में अगर ऐसे पड़ जाएं तो स्वाभाविक चीज़ है कि युद्ध तो बड़ा खतरनाक होगा। तो इनके बीच युद्ध होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर इस मकदोनियाई शासक सिकंदर की जीत हो जाती है और डेरियस की कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है। अब जैसे यहाँ सिकंदर जीतता है तो सिकंदर जीतने के बाद क्या होता है कि सिकंदर जीतता है तो सिकंदर जितने सारे डेरियस ने जो क्षेत्र जीते थे, मतलब काबुल और सिंधु घाटी तक आ चुका था पाकिस्तान का, तो वो सारा क्षेत्र सिकंदर का हो गया। भैया जो जीता हुआ राजा था उसको मारा, उसको मारने के बाद उसका जो जीता हुआ क्षेत्र था उसमें मारने वाले राजा का कब्जा हो गया, यानी सिकंदर महान का कब्जा कर लेता है, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। तो सिकंदर महान फिर बहुत बड़ा राजा बन जाता है और राजा बनने के बाद वो चाहने लगता कि मैं भारत को जीतूं और पूरी दुनिया को जीतूं, क्योंकि जो दुनिया को जीतना चाहता था वो तो खत्म हो गया। अब दूसरा राजा बन के आ गया कि वो भी चाहने लगा कि मैं भी दुनिया को जीतूं, क्योंकि इतने बड़े राजा को अगर उसने हरा दिया तो स्वाभाविक चीज़ है उसका आत्मविश्वास इतना हाई था कि वो भी चाहता था कि अब मैं जीतूंगा, क्योंकि जो दुनिया जीतना चाहता था वो तो दुनिया जीत नहीं सका, लेकिन उसको हरा कर इसका इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब मैं दुनिया को जीतूंगा। तो यहीं से कहानी पलट जाती है और यहाँ से कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं, है ना। इनके चीज़ों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसी प्रकार से जो सिकंदर महान था उसका एक प्रकार से अंतिम जो डेरियस से युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद उसका आखिरी टारगेट रह गया था कि अब मैं दुनिया को जीतूंगा और दुनिया के साथ भारत को भी जीतूंगा, है ना। तो यहाँ एक प्रकार से कुछ कहानी बदल जाती है और फिर जो अपना भारत पर आक्रमण होता है वो डेरियस के बाद सिकंदर करता है भारत पर आक्रमण, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर संबंध भी बताए बहुत सारे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने मिलती हैं। और भी बता दें आपको ईरान से कुछ संबंध, अब चलो हटाते हैं, आप सीधा सिकंदर महान के बारे में हम पढ़ेंगे और वो अगला वीडियो आएगा वो इससे भी ज़बरदस्त होगा, उसको ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अभी तक नहीं किया हो तो बेल आइकन प्रेस भी कर दें, साथ में आने वाले वीडियो आप तक पहुँच चुके हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।